जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए जो है हिस्ट्री के टॉप 25 प्रश्न लाए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किस प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री के, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम चलते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है या कहा जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हड़प्पा नहीं है, कालीबंगा भी नहीं है और लोथल भी नहीं है। ध्यान रखना, सिंध का जो बाग है, ठीक है, या मृतकों का टीला, प्रश्न में यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि मृतकों का टीला जो है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ध्यान रखना, राइट आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द जो आर्य हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आपका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कलीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कलीन। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने आर्यों का जो निवास स्थान बताया है वो मध्य एशिया को बताया है। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मैक्स मूलर, उन्होंने आर्यों का जो जन्म स्थान बताया वो मध्य एशिया को बताया कि वहाँ से जो है फिर ये भारत में आकर रहने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ध्यान रखना। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से नहीं लिया गया है, यजुर्वेद से भी नहीं लिया गया है और सामवेद से भी नहीं लिया गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, स्तूप किस के प्रतीक माने जाते हैं? जो स्तूप हैं वो किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण इसलिए बोला जाता है क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उस मृत्यु जो है स्तूप की भांति बनवाई गई थी, तो उस स्तूप को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ध्यान रखना, धर्म चक्रवर्ती परिवर्तन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब उन्होंने तपस्या की थी तो तपस्या के चलते उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने जो है उपदेश देने प्रारंभ किए महात्मा गौतम बुद्ध जी ने। ठीक है, तब से उनका धर्म चक्र परिवर्तन हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है, तो महाविनिष्क्रमण जो बोला जाता है, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। तो स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, समाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ भी चुका है, इतना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको तो रट ही लेना आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। ध्यान रखना, तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, किस युद्ध में? खानवा युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। खानवा युद्ध में इसलिए दिया था क्योंकि जैसे ही उन्होंने खानवा युद्ध को जीत लिया था बाबर ने, तब उसने जो है खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? यानी कि जो प्रश्न है आपका वो इस प्रकार है कि किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, या पूछ लिया जाता है कि किस मुगल सम्राट को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसने ये जंजीर जो है सोने की बनवाई थी और इसने ये कहा था कि जो भी मेरे दरबार में न्याय मांगने के लिए आएगा तो उसको जो है न्याय मिलेगा और उसके लिए हर हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। इसलिए जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो कृष्ण नदी गलत हो जाएगा, कावेरी नदी भी गलत हो जाएगा और नर्मदा नदी भी गलत हो जाएगा। तुंगभद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो विजयनगर जो किस नदी पर स्थित था, यानी तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ध्यान रखना, जहांगीर ने ही अंग्रेजों को परमिशन दी थी। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करें और भारत की धन दौलत को लूटें और यहीं पर इन पर शासन करें। यदि जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी होती तो आज अंग्रेज हम पर 200 साल तक जो है शासन नहीं किया होता। करीबन 200 से 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। तो उसका कारण यही था जहांगीर, क्योंकि उसने ही परमिशन दी थी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, ठीक, उसने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो लाहौर में जाकर बनाई थी उसने। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये, दिल्ली का पहला शासक था दोस्तों। ध्यान रखना, दिल्ली का पहला जो शासक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली का पहला शासक। ठीक, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तुर्क आक्रमणकारी को बुध शिकन कहा गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि किस तुर्क आक्रमणकारी को बुध शिकन कहा गया? तो महमूद गजनवी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। ठीक, कि किस तो तुर्क आक्रमणकारी को बुध शिकन कहा गया? तो महमूद गजनवी को कहा गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, देवपाल ने नहीं की थी, ना महिपाल ने भी नहीं की थी और नारायण पाल ने नहीं की थी। तो आपका राइट आंसर है धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज प्रेजेंट में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखना, कहाँ पर है? भागलपुर नामक स्थान पर जो है स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मतलब जो दिल्ली पर तुगलक वंश आया था उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का ही लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने भी नहीं की थी, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी दोस्तों। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। ठीक है, अकबर जो है प्रथम शासक था इतिहास का जिसने जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों।
अकबर जो था प्रथम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है। और जो औरंगजेब था इसने पुनः जजिया कर को लागू किया था, ये पहला शासक था। बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों फैक्ट हमने बताए हैं कि फिरोज जो तुगलक था जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किया था, और अकबर जजिया को समाप्त करने वाला पहला शासक था, और औरंगजेब जजिया कर को पुनः लागू करना मतलब दोबारा से लागू किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विषय के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र विषय के लेखक थे चाणक्य जी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी थी, जिनके दो और नाम थे, विष्णु और कौटिल्य। ये तक्षशिला में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये पढ़ाते थे और अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर भी रह चुके थे, इसलिए इनमें इतना दिमाग था चाणक्य जी में, इसलिए इनको चाणक्य की उपाधि दी थी। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर लिखी गई पहली पुस्तक थी, जो कि चाणक्य जी द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर और नाम भी दिए गए हैं। पाणिनि, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण में लिखी गई पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जिनके रचयिता कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट है बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। हर्षचरित्र के बारे में लिखी थी, जो कि हर्षचरित्र नामक जो है राजा के दरबार में ये बाणभट्ट रहते थे। मुंशी प्रेमचंद, इनको कौन नहीं जानता, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने जो पुस्तक लिखी थी, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, बूढ़िका की पंच परमेश्वर, सोजे वतन, शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी मुंशी प्रेमचंद। ये सारी पुस्तकें जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? देखो, दिल्ली का पहला शासक कौन था, ध्यान रखना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बलबन नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं था, ये तो बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गौरी सिर्फ दिल्ली पर कुछ ही समय तक शासन कर पाया था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का पहला शासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम शासक कौन था? मतलब भारत पर जो आक्रमण किया था वह पहला अरबी मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम शासक था दोस्तों, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब नहीं था, बाबर भी नहीं था, ये तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल बादशाह था बाबर। ध्यान रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। और बाबर ने किस पर आक्रमण किया था? उस समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश नहीं, मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला अरबी मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था अरबों ने भारत पर आक्रमण? ध्यान रखना, 712 ईस्वी में किया था। ध्यान रखना, 712 ईस्वी में किया था अरबों ने भारत पर आक्रमण। और जो अरबी मुस्लिम शासक था वह था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। औरंगजेब ने नहीं किया था, ना ही इल्तुतमिश ने किया था, ये तो तुर्क था, अलवरी तुर्क था इल्तुतमिश। अब बाबर की बात करें तो ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक था बाबर। ठीक है, तो जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। उसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला
पहला तुर्की मुसलमान शासक कौन था? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकबुद्दीन। ध्यान रखना, इल्तुतमिश तुर्की तो था, लेकिन सुकबुद्दीन पहले दिल्ली पर आक्रमण कर चुका था। ध्यान रखना, उसने पूछा प्रश्न में यही है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक। ये तो बहुत बाद में आया था, इलवरी तुर्क जो इल्तुतमिश था बहुत बाद में आया था, उससे पहले ही सुकबुद्दीन आ गया था। सुकबुद्दीन जो था महमूद गजनवी का पिता था सुकबुद्दीन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान शासक कौन था? तो सुकबुद्दीन ही पेपर में लगाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक। मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत का यदि पहला शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर होगा, लेकिन प्रश्न में पूछा है, यहाँ पर ध्यान दो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक जिसने वास्तविकता में सही मायने में शासन किया तो वह था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर जो है क्वेश्चन पर टिक लगाना पेपर में कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक पूछे तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए प्रश्न में कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक, यदि शब्द आ जाए वास्तविक को पकड़ना है यहाँ पर कि वास्तविक शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था दोस्तों। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मालखेत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालखेत को जो है राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी चुनी थी। ध्यान रखना, किसको? मालखेत को। मालवा को नहीं चुनी थी, ना ही कलिंग को चुनी थी। ठीक होगा, तो उपयुक्त में से तो है लेकिन मालखेत है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी, वो भी 11वीं सदी के मध्य में। ध्यान रखना, 11वीं की सदी के जो है मध्य में स्थापना की थी। किसने? अनंगपाल तोमर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी तुजुक ए बाबरी, वो किस भाषा में लिखी थी? तो ध्यान रखना, उर्दू में लिखी थी, ना तो अरबी में लिखी, और पंजाबी तो उसको आती नहीं थी, संस्कृत आती नहीं थी। मुसलमानों की जो भाषा थी उस समय मध्यकालीन इतिहास उर्दू थी, और आज भी वो उर्दू में ही लिखते हैं। मुस्लिम जो लोग हैं वो भी उर्दू में ही लिखते हैं। तो बाबर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी तुजुक ए बाबरी, ध्यान रखना वो किस भाषा में लिखी थी? उर्दू में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखना, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना के लिए। ध्यान रखना, वो भी जर्मनी देश है वहाँ पर उन्होंने सेना बनाई हुई थी, तो सेना के लिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वहाँ इसलिए बनाई थी कि भारत में आकर जो है अंग्रेज़ों से ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें और भारत को स्वतंत्र करवा सकें, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन कुछ कारणवश जो है ये जापान, टोक्यो जाते समय, जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ जाते समय हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनकी मृत्यु को साक्षात्कार घोषित नहीं किया गया, क्योंकि उसमें प्लेन में दुर्घटना में इनकी जो है लाश नहीं मिली थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट चुनी गई थी। ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रश्न में कि भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस चुनी गई थी कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर, तो एनी बेसेंट थी दोस्तों। कौन थी? एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, ध्यान रखना। वो भी हमारे जो भारतीय नागरिक थे राजा राम मोहन राय की सहायता से 1929 में जो है उन्होंने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितनी जनपदों में बांटा गया था? भारत जो वर्ष था उसको 16 जनपदों में बांटा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपके लिए जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, 25 इनको रख लेना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।